नमस्कार। किसी भी क्रिमिनल केस की जड़ क्या है? वो कौन सी पहली सबसे जरूरी सीढ़ी है जिसके बिना कोई मुकदमा 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता? वो है आरोप, यानी चार्ज। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये पूरे केस का, पूरे मुकदमे का एक रोड मैप है। तो चलिए आज इसी की बुनियाद को जरा गहराई से समझते हैं। तो जरा सोचिए, वो एक चीज क्या है, वो सबसे पहला कदम जिसके बिना कोई क्रिमिनल केस शुरू ही नहीं हो सकता? अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन अपनी कहानी की शुरुआत कहाँ से करता है? जी हाँ, इसका जवाब है आरोप तय करना यानी चार्ज को फ्रेम करना। ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये वो कंपास है जो पूरे मुकदमे को दिशा दिखाता है। इसी से ये तय होता है कि केस किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा। तो आज हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में होगी। हम समझेंगे कि आरोप क्या है और निष्पक्ष सुनवाई के लिए क्यों जरूरी है। फिर देखेंगे कि इसमें क्या-क्या लिखा होता है। ये भी जानेंगे कि कब अपराध का तरीका बताना जरूरी हो जाता है, गलतियों का क्या असर पड़ता है और आखिर में क्या इससे बीच मुकदमे में बदला भी जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। आरोप, निष्पक्ष सुनवाई की नींव। तो आखिर एक चार्ज का असल मकसद क्या है और ये कैसे पक्का करता है कि दोनों पक्षों के साथ, खास तौर पर अभियुक्त के साथ, इंसाफ हो? इसे एक तरह का नोटिस समझिए। ये अभियुक्त को बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बताता है कि तुम पर इस खास अपराध का इल्जाम है जो तुमने इस समय, इस जगह और इस इंसान के खिलाफ किया है। इसका मकसद एकदम सीधा है। अभियुक्त को अंधेरे में तीर न चलाना पड़े। उसे ठीक ठीक पता होना चाहिए कि उसे अपना बचाव किस बात के लिए करना है। और देखिए, ये कोई आज का नियम नहीं है। सालों पहले प्रिवी काउंसिल ने सुब्रमण्यम के केस में कहा था कि एक साफ लिखित आरोप किसी भी क्रिमिनल प्रोसीजर की आत्मा है, उसका सार है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बुनियादी और जरूरी सिद्धांत है। तो अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, आरोप की संरचना। ये तो समझ आ गया कि चार्ज क्यों जरूरी है। अब सवाल ये है कि एक सही और मजबूत चार्ज बनता कैसे है? कानून के मुताबिक इसमें क्या-क्या बातें होनी ही चाहिए? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 211 यानी सेक्शन 211 हमें बताती है कि एक वैलिड चार्ज के लिए उसमें 7 जरूरी बातें होनी ही चाहिए। कह सकते हैं कि ये 7 बिंदु ही इसका पूरा ढांचा तैयार करते हैं। तो वो जरूरी बातें क्या हैं? पहले, साफ साफ बताइए कि अपराध क्या है। दूसरी, अगर कानून में उस अपराध का कोई खास नाम है, जैसे चोरी, हत्या, डकैती, तो वही नाम लिखिए। तीसरी, अगर कोई खास नाम नहीं है तो अपराध की परिभाषा दीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। चौथी बात, कानून और सेक्शन नंबर का जिक्र जरूर करें। पांचवा, ये मान लिया जाता है कि चार्ज लगाने से पहले सारी कानूनी शर्तें पूरी हो गई हैं। और छठा, ये हमेशा कोर्ट की भाषा में ही लिखा जाएगा। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। धारा 212 कहती है कि कुछ और खास डिटेल्स देना भी जरूरी है, जैसे कि अपराध का सही समय, सही जगह, वो कौन व्यक्ति था जिसके खिलाफ अपराध हुआ और वो कौन सी चीज थी जिससे जुड़ा अपराध था। अब सवाल है, ऐसा क्यों? ताकि अभियुक्त को अपने बचाव की तैयारी करने के लिए हर जरूरी जानकारी मिल सके। अब आता है हमारा तीसरा सेक्शन, जब कैसे मायने रखता है। ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। क्या सिर्फ ये बताना काफी है कि क्या अपराध हुआ, या कभी-कभी ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि अपराध कैसे किया गया? धारा 213 इसी सवाल का जवाब देती है। और ये स्लाइड इस बात को एकदम साफ कर देती है। देखिए, अगर किसी पर चोरी का आरोप है तो सिर्फ इतना कहना काफी है। लेकिन अगर किसी पर छल यानी चीटिंग का आरोप है तो ये बताना पड़ेगा कि उसने धोखा दिया तो दिया कैसे। ऐसा इसलिए क्योंकि चीटिंग कई तरीकों से हो सकती है और अभियुक्त को पता तो होना चाहिए कि उसे किस खास तरीके के खिलाफ अपना बचाव करना है। चलिए अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं। हमारा चौथा सेक्शन, गलतियों का प्रभाव। मान लीजिए चार्ज बनाने में कोई गलती हो गई तो क्या होगा? क्या पूरा केस ही खारिज हो जाएगा? धारा 215 हमें इसका जवाब देती है। तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि कानून की नज़र में हर गलती एक जैसी नहीं होती। तो फिर कौन सी गलती इतनी बड़ी मानी जाएगी, इतनी मटीरियल मानी जाएगी कि उससे पूरे के पूरे मुकदमे पर असर पड़ जाए? इसका जवाब एक सिंपल 2 पार्ट टेस्ट में है। कोई भी गलती सिर्फ तभी बड़ी मानी जाएगी जब ये 2 शर्तें पूरी हों।
पहली, उस गलती की वजह से अभियुक्त को भ्रम हुआ हो, वो कंफ्यूज हो गया हो, और दूसरी, उस कंफ्यूजन की वजह से न्याय पर असर पड़ा हो, यानी फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ हो। अगर सिर्फ कोई छोटी मोटी टेक्निकल गलती है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसे एक असली केस से समझते हैं। एक व्यक्ति पर 2 अलग-अलग हत्याओं का इल्जाम था, एक जानकीलाल की, दूसरी श्यामलाल की। अब हुआ ये कि कोर्ट ने चार्ज तो लगाया जानकीलाल की हत्या का, लेकिन मुकदमा चलने लगा श्यामलाल की हत्या पर। अब सोचिए, अभियुक्त तो पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। उसने अपना पूरा बचाव गलत केस के लिए तैयार किया। अदालत ने माना कि ये एक बहुत बड़ी एक मटीरियल गलती थी, जिससे न्याय पर सीधा सीधा असर पड़ा। और इसी सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने भी रफीक अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस में दोहराया है। कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ चार्ज में गलती हो जाने भर से पूरा मुकदमा खराब नहीं हो जाता। ये हर केस के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि उस गलती का असल में असर क्या हुआ। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और 5वें सेक्शन पर। सवाल यह है कि क्या एक बार चार्ज बन गया तो वो पत्थर की लकीर है, या उसे बीच मुकदमे में बदला या उसमें कुछ जोड़ा भी जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, और धारा 216 कोर्ट को ये पावर देती है। ये टाइमलाइन बहुत अच्छे से दिखाती है कि कोर्ट के पास ये शक्ति काफी लंबे समय तक रहती है। मुकदमे की शुरुआत से लेकर फैसला सुनाए जाने के ठीक पहले तक किसी भी समय अगर कोर्ट को जरूरी लगे तो वो आरोप में बदलाव कर सकती है। लेकिन हाँ, ये बदलाव मनमाने ढंग से नहीं हो सकता। इसके लिए एक पूरा प्रोसीजर है ताकि अभियुक्त के साथ नाइंसाफी ना हो। सबसे पहले नया या बदला हुआ आरोप उसे पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा। फिर कोर्ट ये तय करेगी कि क्या मुकदमा तुरंत आगे बढ़ सकता है, और अगर अभियुक्त को तैयारी के लिए समय चाहिए तो सुनवाई रोकी भी जा सकती है या नए सिरे से भी शुरू हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कांतिलाल बनाम राज्य के केस में इसकी सीमाएं भी तय की हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि बदलाव ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे अभियुक्त को कोई नुकसान हो। उसे नए आरोप को समझने और उसके खिलाफ अपना बचाव करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। तो सार ये है कि आरोप न्याय की तराजू की तरह है। ये एक तरफ अभियोजन को एक साफ रास्ता दिखाता है कि उन्हें क्या साबित करना है, और दूसरी तरफ अभियुक्त को एक साफ रास्ता दिखाता है कि उसे किससे अपना बचाव करना है। ये पूरी प्रक्रिया में संतुलन और निष्पक्षता को बनाए रखता है। और अब जाते जाते एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। मान लीजिए एक आरोप कानूनी तौर पर टेक्निकली बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई भी गलती नहीं है, तो क्या ये इस बात की गारंटी है कि इंसाफ होकर ही रहेगा? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार।